घोषणा है हमारी पावर डिपार्टमेंट की। पावर डिपार्टमेंट की एक बड़ी समस्या, ये जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स को पावर डिपार्टमेंट का साथ समझौता करके अपनी लैंड देनी होती है, पावर हाउस बनाना होता है, और उसके बाद फिर जो कंज्यूमर है उनको कनेक्शन मिलते हैं। अभी तक की जो शर्तें रही हैं उसमें बिना उनसे जमीन लिए हुए भी, बिना पैसा लिए हुए भी, और वो बिल्डिंग बनाने का उनको छूट मिल जाती थी, बिल्डिंग बनाते थे, बाद में कंज्यूमर्स को कनेक्शन मिलते नहीं थे, फिर उनको जनसेट पर आना पड़ता था और महंगी बिजली उनको, यानी जो बिजली शायद ऐसे फ्लैट में 5-6-7 रुपए का यूनिट होगा उनको 18-20 रुपए यूनिट भी भरना पड़ता था। बहुत से केसेस हमने इंडिविजुअली गुरुग्राम में निपटाए भी हैं। अभी पीछे सोनीपत, पानीपत, यहाँ के भी कुछ विषय आए हैं। लेकिन उसके लिए जो आगे समस्याएं ना आए, इसके लिए एक पॉलिसी ये बनाई है, और उस पॉलिसी में पहले तो उसके अंदर CRC, HERC उनको नियमावली अपनी बनाने के लिए कहा था डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने फाइनली ये नियमावली बना दी है, और वो नोटिफाई या तो आज करेंगे या कल करेंगे। लेकिन उनकी ओर 27 सितंबर को कर दिया सर, वेबसाइट पे देख सकते हैं। 27 सितंबर, अच्छा 27 को कर दिया। तो खैर उनसे बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने इस पॉलिसी के लिए उनको कहा कि हम इसको क्लियर कर रहे हैं, आप इसकी घोषणा कर दें। उसमें नए पावर स्टेशन के बनाने के लिए उनको एक तो जमीन जो है वो कंस्ट्रक्शन से पहले देनी होगी, यानी जो हाउसिंग प्लान उसकी बनाएंगे उस प्लान से जमीन पहले देनी होगी, जो पहले कई बार नहीं दी जाती थी। दूसरा, जो हाउसिंग प्लान बनाने के लिए उनको जो परमिशन दी जाती है उससे पहले 50% पैसा जमा कराना होगा, अन्यथा वो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो इतना सब करने के बाद कम से कम डिपार्टमेंट के पास जमीन आ गई और 50% पैसा आ गया। अगला 50% जो है वो 2 साल के अंदर या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने से पहले ये जमा कराना होगा। तो 100% आने के बाद वहां पावर हाउस बनाना और उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके फिर कनेक्शन इंडिविजुअल हाउस को देने का काम ये डिपार्टमेंट का हो जाएगा। डिपार्टमेंट इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। पहले कभी कभी वो सामूहिक कनेक्शन, बल्क कनेक्शन ले लेते थे, और बल्क कनेक्शन के बाद अपने आप फिर आगे कंज्यूमर को बांटते थे, बिल कलेक्ट करना, फिर इकट्ठा करके और डिपार्टमेंट को देना। कभी डिपार्टमेंट का ज्यादा हो जाता था, कभी उनका ज्यादा हो जाता था। तो वो कोई बल्क कनेक्शन उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक एग्रीमेंट के हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना करके डिपार्टमेंट जो है उनको इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। उसके बाद कोई रोल डेवलपर का उसमें नहीं रहेगा। क्यों पिकदा चाहिए ना? जी सर। हाँ, इससे कुल मिलाकर के कॉलोनी के जो निवासी हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा ये हो जाएगी। इसी के साथ पावर डिपार्टमेंट का ये एक विषय है जो बहुत शिकायतें हमको मिलती हैं। इमारतें हैं या सरकारी या प्राइवेट, उनके ऊपर से तारें निकल रही होती हैं, वो हाई टेंशन भी है और 11 kVA 33 kVA वो सारी उसके ऊपर जा रही होती हैं। अब वस्तुस्थिति तो ये है कि पहले लाइनें लगती हैं, उसके बाद लोग नीचे घर बना लेते हैं। अब है स्वभाव लोगों का बना हुआ, क्योंकि सस्ती जमीन मिल जाती है या अपनी किसी के पहले होती है, वो बना तो सकते नहीं है, बनाना भी नहीं चाहिए। अब दुविधा ये भी है कि जमीन उनकी है, लाइन सरकार की, पावर डिपार्टमेंट की है, तो वो बना लेते हैं। वो कहते हैं हमारी जमीन है, क्यों रोकते हैं? उसका समाधान जब निकलेगा। लेकिन कम से कम इस पर हमने एक बार पहले भी 2016 में एक उनको राहत दी थी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके घरों के ऊपर से गुजरी तारों को हटाने के लिए अभियान जो चलाया था, 7,849 स्थानों पर 11 kV और 95 स्थानों पर 33 kV लाइनों को इनको बदल करके और अल्टरनेटिव रूट से ले गए थे। 112 करोड़ रुपया उसमें खर्च आया था। अभी भी बहुत सी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं जिनकी डिमांड है। उसमें प्राइवेट भवन भी हैं और सरकारी भवन भी बहुत जगह पर हैं। सरकारी जमीनों के ऊपर भी आखिर लाइनें निकलती हैं, तो उनको भी राहत चाहिए। कहीं कॉलेज है, कहीं स्कूल है, कहीं अन्य संस्थाएं बनी हुई है, अस्पताल बने हुए हैं। तो इन सब को हटाने के लिए हमने बजट में 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 151 करोड़ रुपए लगा करके, और इन सब जो डिमांड्स हैं तारों को हटाने की, इसको भी पूरा किया जाए। एक विषय है डेरे और ढाणियां, इनके कनेक्शन। बहुत डिमांड आती रहती है कि वहां बिजली नहीं पहुंची है, अब स्वतंत्र
भारत में लोग स्वतंत्र हैं, गांव की बजाय कहीं भी जाके अपना मकान बनाने की इच्छा करते हैं। और जब सुरक्षित प्रदेश हो तो उसके अंदर बहुत आसान हो जाता है, सुरक्षा कम हो तो लोग डरते हैं। लेकिन आज तो खेतों में, ढाणियों में, इधर उधर कहीं भी अपना 2 घर 4 घर बना के रहने लग जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं पावर दो, कनेक्शन दो। जब तक डिमांड नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, तब तक तो लोग गुजारा कर लेते थे। आज हर गांव में बिजली हो गई है और हर गांव में भी अब 24 घंटे बिजली होने की और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जो आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, जहां 2 घर 3 घर 5 घर हैं, वहां भी जो डिमांड आई है, अभी तक हमने उसमें प्रावधान किया था 2016 में हमने आके किया था कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, एग्रीकल्चर कनेक्शन पर पैट का ट्रांसफर लगा करके 8 घंटे तो एग्रीकल्चर की जो पावर थी वो, और बाकी समय में पैट ट्रांसफार्मर के लिए उनको अलग समय में उनको ये कनेक्शन लेकर के, इसके अलावा और 13 घंटा तो 13 और 8 21 लगभग 24 ही हो जाता। तो इतनी पावर उनको मिल जाती थी पैट पर। और कुछ लोगों ने जहां ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं थे, उन्होंने सोलर कनेक्शन लेकर के बड़ा काम चलाना शुरू किया। फिर भी बड़ी डिमांड थी। हमने उसके अंतर्गत फिर सबसे पहले 2016 में एक विषय किया था कि 1 किलोमीटर जो हमारी फिरनी है, उस फिरनी से 1 किलोमीटर तक जो घर बने हैं 2 या 3 यानी 10 की आबादी है, अब एक ही घर की 10 है तो भी, 3 घर है तो भी, लेकिन उसको कनेक्शन हम देंगे। 1 किलोमीटर देने शुरू किए थे। आज 1 किलोमीटर के बाहर वो भी लोगों ने मांगना शुरू किया है। तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं 3 किलोमीटर तक, कि फिरनी से 3 किलोमीटर तक अब ये कनेक्शन उनको दिए जाएंगे। और 3 किलोमीटर मैं समझता हूं हरियाणा का प्राय हर घर आ जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं आएगा तो उसको हम यही कहेंगे कि या तो जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है उससे चले, अगर एग्रीकल्चर सिस्टम से नहीं भी चलना है तो मुफ्त की बिजली मिलती है सोलर कनेक्शन। जितना भी बड़ा उनको लेना हो अपने घर की डोमेस्टिक के लिए, नॉट अदरवाइज, डोमेस्टिक के लिए सोलर कनेक्शन जो लेना है, उसमें जो कैपिटल सब्सिडी है उसको हम 50% कर रहे हैं कि उनको 50% कैपिटल सब्सिडी देंगे जब तक वो सोलर पर चलाएंगे। सोलर के बाद जब उनका नियमित कनेक्शन कभी कोई मिलने की बात आएगी तो उसके बाद में वो सोलर रहना सोलर पर है, सोलर पर नहीं रहना तो सोलर पर ना रहे, लेकिन हर घर को बिजली जरूर मिले, इसका हम प्रावधान कर रहे हैं। एक इसके अंदर और एक प्रकार है, वो है गांव जिसकी फिरनी नहीं होती है लेकिन जिसको बेचिरा गांव कहते हैं। तो बेचिरा गांव में भी अगर अलग ट्रांसफार्मर लगा करके हमको लाइन वहां तक पहुंचानी है, घर चाहे वहां 2 है चाहे 10 है, वहां भी अलग से एक कनेक्शन उस बेचिरा गांव के नाम से जरूर हम पहुंचाएंगे। क्योंकि बेचिरा गांव का मतलब वैसे तो यह है कि उस गांव में कोई आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ढाणियां वाणियां कहीं बन जाती हैं, तो एक कनेक्शन हर बेचिरा गांव का भी हम रिजर्व करते हैं, वहां चाहे वो कितना ही किलोमीटर हो, लेकिन बेचिरा गांव में एक कनेक्शन। ऐसे 200-300 गांव हैं लगभग बेचिरा, ज्यादातर उसमें यमुना जिले के हैं। तो उस प्रकार से उनको भी कनेक्शन की सुविधा ये मिल जाएगी। एक ये 150 मीटर क्या है, 300 मीटर, 150 मीटर फिरनी से उसको हम कनेक्शन चार्जेस लेके हाँ। ही लगा दें। पहले 3 किलोमीटर तक फिर चार्जेस लेंगे वहाँ, हाँ नहीं इंस्टॉल करेंगे वही तो उसमें पहले 150 मीटर तक कोई चार्जेस नहीं लेते थे। जो सामान्य कनेक्शन देते थे उसी का चार्जेस था, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइन कनेक्शन ये वो नहीं था। उस 150 मीटर को 300 मीटर कर रहे हैं लेकिन 300 मीटर के बाद जो LT-ST लाइन होगी उसका 50% पैसा ही लिया जाएगा कंज्यूमर से, बाकी 50% डिपार्टमेंट देगा। पहले पूरे का पूरा कनेक्शन का चार्जेस जो है वो 150 मीटर के बाद लिया जाता था, अब 150 से 300 मीटर कर दिया। 300 के बाद जितनी भी लंबी लाइन होगी उस खर्चे का 50% कर दिया, बाकी 50% निगम जो है वो वहन करेगा। यही ना? इसके बाद एक स्कीम हमने और बनाई, 300 तक तो सब फ्री हो गए। 300 के बाद जितनी लंबाई होगी उस लंबाई में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा होगा, पहले तो पूरा ही लिया जाता था 150 मीटर के बाद, अब 300 के बाद जितना होगा उसका 50% लिया जाएगा। एक स्कीम और जो हमने शायद हरियाणा बनने के बाद पहली बार उसको शुरू किया, और वो था कि बहुत से ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन जिनकी डिमांड रहती थी कि हमारा लोड कनेक्शन बढ़ गया है, लोड बढ़ाओ। अब किन कारणों से वो कम हुआ
या तो उन्होंने डिमांड पहले कम की होगी, या जब डिमांड थी उस समय शायद कम एरिया से सिंचाई करते होंगे, बाद में ज्यादा एरिया हो गया, या उनकी आवश्यकता या डीप ज्यादा हो गया, तो लोड ज्यादा। अब लोड जो है वो बढ़ाना उतना आसान नहीं था। अब हमने उसको योजना के अंतर्गत जुलाई 2023 में हमने स्कीम दी थी कि उसमें अपना जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करें कि कितना कनेक्शन चाहिए, जितना कनेक्शन चाहिए वो सब डिक्लेयर करें, हम उसको सबको देंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी तक उसमें 86,000 जो एपी कनेक्शन हैं, कंज्यूमर हैं, उन्होंने अप्लाई किया है। और इस अप्लाई करने के बाद लगभग 600 मेगावाट ये लोड जो है ये एक्सटेंशन में और उनको दिया जाएगा। जिस प्रकार से अब प्राय वैसे तो सब कंज्यूमर आ गए हैं, फिर भी आज उसकी लास्ट डेट डिक्लेयर कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक। अब ये लास्ट डेट है कि जिसने भी अप्लाई करना वो सब अप्लाई कर दें, उसके बाद इस फैसिलिटी को एक प्रकार से रोक दिया जाएगा। तो क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है, इतने लोग आ भी गए हैं, मुझे नहीं लगता कोई बच्चे होंगे, फिर भी बच्चे होंगे तो आज 6 तारीख है और 31 यानी 25 दिन अभी बाकी हैं, तो इसके बाद भी हम उसको करेंगे। और इसमें भी हाँ, ये तो यही है। एक चीज और उसमें नई जोड़ रहे हैं, वो ये शिकायत किसानों की एक होती थी ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। सामान्यतः जब ये इसमें होता था क्या तांबा कॉपर जब वायर्स उसमें ट्रांसफार्मर में होते तो बहुत शिकायतें थी। लेकिन जब से वो चेंज करके उसको एल्यूमिनियम की या किस की आती है, एल्यूमिनियम की वायर आती है, तो शायद वो शिकायतें तो कम हुई हैं, क्योंकि उतना मटेरियल अब उसमें से चोरी करने के बाद मिलता नहीं है। फिर भी शिकायतें भी हैं। शिकायत किसान जो चोरी होती थी तो उसका काम रुकता था, पुलिस स्टेशन में जाके वो कहता था इसकी शिकायत लिखो। पुलिस स्टेशन कहता था ये प्रॉपर्टी तो आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, पावर डिपार्टमेंट की है। तो पावर डिपार्टमेंट आकर के शिकायत करे। पावर डिपार्टमेंट वालों को चिंता नहीं कि शिकायत करें तो ना करें, उनकी कुछ जाता थोड़ी कुछ, या तो किसान का गया जो गया। अब हमने अल्टीमेटली किसान को ये राइट दे दिया है कि किसान की शिकायत के ऊपर पुलिस एफआईआर करेगी, चाहे पावर डिपार्टमेंट सो भी जाए तो भी अगर चोरी हो गई है तो वो शिकायत करेंगे। और शिकायत करने के बाद भी नया कनेक्शन, उसमें नया कनेक्शन पहले 50% पैसा जमा करा के लेना पड़ता था, 6 साल हो जाए तो 20% से कराना पड़ता था, 20% पैसा दे करके वो नया कनेक्शन लेते थे। अब उसने 50% कर दिया है कि 50 की जगह केवल 25% पैसा जमा करा करके नया कनेक्शन, नया ट्रांसफार्मर रखा सकता है। और 6 साल अगर हो गए होंगे तो 10% पैसा जमा करा करके वो नया ट्रांसफार्मर रखा सकता है। और बाद में चोरी पकड़े जाने के बाद अगर वो ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो ये पैसा उसका वापस हो जाएगा। तो ये सुविधा ऐसे किसानों को जहां के ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं उनके लिए ये सब किया है। सबसे पहले वैसे बताना चाहिए था, लेकिन अब मेरे पेपर्स में जरा ऊपर नीचे था, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि अभी 4 तारीख को 2 दिन पहले जितना एक बड़ा विषय, ज्वलंत विषय, पूरे देश भर के लोगों की भी नजरें इस पर लगी है, हरियाणा, पंजाब और बाकी उत्तर भारत की तो लगी हैं, इसमें राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, बाकी सब हैं, जिनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, एसवाईएल के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि एसवाईएल तो बनेगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सारी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो जमीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे एसवाईएल की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकाले। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे, अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। पंजाब तो सर अभी भी फैसला आने के बाद नहीं है, क्या आपको लगता है कि मतलब पंजाब के रवैये में कोई फर्क आएगा?
देखिए, वैसे तो रवैये में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो रवैया उनके हाथ में नहीं है। अब रवैया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं उसका कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ इधर से उधर से खेलते हैं। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का एमएलए वहां बैठ के कर रहे हैं यहाँ ये होगा, और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते। पंजाब के अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो। हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास हैं। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं। तो निर्णय क्या करते होंगे? बीच में एक दीवारी तो है। इधर पंजाब की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कैसा चेहरा देखते ये आप ही देख रहे हैं, और इस चेहरा का कैसा चेहरा ये बना है। आप लोगों को एक बहुत बढ़िया प्रश्न ये मिला है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पूछना चाहिए। इसमें एक और मेरे से तो उत्तर आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां से उत्तर पूछना है वहां से पूछने के लिए मैं तो कह रहा हूँ ये प्रश्न आपको उन दोनों से पूछना चाहिए। इधर भी पूछना चाहिए, उधर भी पूछना चाहिए। अकाली दल ने भी ये कह दिया कि जहाँ पर भी जमीनों पर सर्वे होता है अधिकारियों का घेराव करें, ना केवल सरकार बल्कि प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है। एक सरकार के दो चेहरे, दो मुंही सरकार। प्रश्न तो ये है, वो तो पहले भी अकाली तो पहले भी ऐसे करे थे। वो तो एक स्टैंड अलग अलग है, पहले से आज का नहीं है। लेकिन एक ऐसे विषय पर एक ही आदमी यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है। ऑफर दे दीजिए उनको यहाँ हरियाणा निवास की। तो मैंने तो अभी दे दी ना, और क्या चाहिए? जैसे भी जो पंजाब का स्टैंड है ये तो सुप्रीम कोर्ट में आएगी, उन्होंने इस तरह से रखा है, उसके बाद भी कोई नहीं लगवाएगा। मेरा कहना है सरकारी आवास को इस्तेमाल करने का विषय नहीं है, वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन एक ही पार्टी दो अलग अलग बातें, और वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। एक ही बात तो बोले। दिल्ली के लोग, दिल्ली मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, पंजाब के वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके प्रभारी हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो कुछ ला करके कुछ ना कुछ एक स्टैंड पर आए, समझ में तो आए। एक स्टैंड ले, चाहे हमारे विरोध में ले, पक्ष में ले, उनका काम है। आज विषय वो नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ कहा है, हम तो उसको देख रहे हैं। अब हमारी लड़ाई इनके साथ वैसी नहीं रही है। इनका तो एक स्टैंड अपना है, हमारा स्टैंड अपना है। सब पार्टियों, हरियाणा की सब पार्टियों का एक स्टैंड है, लेकिन कम से कम एक पार्टी एक स्टैंड रखती है, उसको लेकर के चलना चाहिए। खैर, ये विषय आपके लिए उनसे पूछने का है, पूछना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरी बधाई भी मुझे आपके माध्यम से वो देनी है कि चीन के हांगझाओ में जो एशियाई खेल हो रहे हैं उसमें इस समय तक कुल देश की जो मेडल टैली है वो 83, इंडिविजुअल 47 और टीम के 36 हैं, जिसमें 20 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं, 32 ब्रॉन्ज हैं, ऐसी 83 हैं। और इसमें हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि 83 में से हरियाणा के हैं 21, विच इज मोर देन 25%। 84 होते तो 21, 83 में 21, तो इट इज मोर देन दैट। जिसमें 7 गोल्ड हैं, अगेन ये 1/3 हैं, 3 सिल्वर हैं, 11 ब्रॉन्ज हैं। तो इस प्रकार से ये जो एशियन, पैरा एशियन, इसमें एशियन ही है, पैरा एशियन तो नहीं है, एशियन गेम्स में कुल 655 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसके अंदर हरियाणा के हैं 86, यानी कुल मिलाकर के 15। सोनम का मेडल आ गया है तो 22 हो गए। 22 हो गए? चलो, आपके बैठे बैठे 21 से 22 हो गए, सोनम मलिका है, आपके बैठे बैठे 22 हो गए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जानकारी अपने को है ही है कि हमने इनको, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 3 करोड़ रुपया, और जो रजत है 1.5 करोड़ रुपया, कांस्य 75 लाख रुपया, और जो प्रतिभागी खिलाड़ी है जो नहीं भी कोई मेडल ले पाया
तो भी उसको 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी ये उनको राशि जो देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सर्वाधिक है पूरे न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। प्रोक्योरमेंट, इसकी जानकारी भी मैं जरूर देना चाहूंगा कि आज 5 अक्टूबर तक जो धान है उसकी आवक 21 लाख मीट्रिक टन हुई है, जिसमें 13 लाख मीट्रिक टन जो है खरीद हो चुकी है, 5.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है। कुल 1985 करोड़ रुपए लागत का ये धान अभी तक हमने लिया है। बाजरा 26 लाख क्विंटल यानी 2.65 लाख मीट्रिक टन ये आवक हुई है। 22 लाख क्विंटल खरीद कर ली गई है और 11 लाख क्विंटल इसका उठान हो गया है, जिसकी राशि 148 करोड़ रुपया ये बनती है। आपकी जानकारी के लिए कि बाजरा जो है ये पहले तो एमएसपी पर खरीदा नहीं जाता था, तो एक वर्ष ऐसा था हमने पूरे रेट पर यहाँ जो एमएसपी रेट है उसका खरीदना शुरू किया था 3 वर्ष पहले, लेकिन अच्छा अनुभव नहीं रहा क्योंकि उसकी स्मगलिंग राजस्थान से बहुत अधिक हो गई थी, जो हमको महंगे भाव पर लेकर के सस्ते भाव पर बेचना पड़ा, तो नुकसान ज्यादा हुआ था। उससे अगले 2 साल लगातार हमने भावांतर उभराई योजना दी कि जितना जिसका बाजरा है उसने बेचा है या नहीं बेचा है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एवरेज 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और हमने उनको पहले साल में 600 रुपये, 450 या 650, 400 क्या था दोनों में, वो हमने भावांतर उभराई दी थी। इस बार एमएसपी 2500 रुपये है। हमने कमर्शियल जो परचेज है हैफेड ने 2200 रुपया प्रति क्विंटल करनी शुरू कर दी है, 300 रुपये प्रति क्विंटल के, और वो जिन्होंने बेची है उनको हम वो देंगे। और इसके बाद ये भी हमको एक परमिशन मिल गई है अब नेफेड की ओर से कि 2.5 लाख मीट्रिक टन हम प्रोक्योर भी कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए कुछ दिन बाद वो फिर 2500 रुपये खरीदी जाएगी, उसमें फिर भावांतर उपाय योजना नहीं दी जाएगी क्योंकि पूरा 2500 रुपये का होगा। जो 2200 रुपये में खरीदी है उसको 300 रुपये देंगे, जो 2500 रुपये खरीदा जाएगा वो नहीं। कोशिश हमारी ये भी है कि हम 2.5 लाख से ज्यादा भी ये करा सकें। मेरी कल ही जो मंत्री हैं केंद्र में पीयूष गोयल जी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि बाजरा थोड़ा और ज्यादा खरीदा जाए। अगर हमको और ज्यादा की परमिशन मिलती है तो ये 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख भी हो सकता है। अभी अनुमानत 6 लाख मीट्रिक टन फसल ये बाजरे की हरियाणा में इस बार होगी। बाहर के प्रदेशों से स्मगलिंग ज्यादा तो नहीं, लेकिन शिकायतें मिली हैं थोड़ी बहुत के बाहर 1900 रुपये रेट चल रहा है, वहां से लेकर यहाँ 2200 रुपये बेचते। हमने सख्ती की हुई है कि हमारा बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती हो और वो उसको हम वहां से यहाँ ना आने दें, इस प्रकार का कार्यक्रम चलाएं। नहीं, आढ़ती खरीदेंगे तो 2200 से ज्यादा खरीदेंगे तो खरीद सकते हैं। 2200 अगर है तो 300 देंगे, 2200 ज्यादा बिकेगा तो फिर जो अंतर है वो मिलेगा। हाँ, आढ़ती वाला भी मिलेगा, उनके पास जे फार्म होगा तो वो ले सकते हैं। और अगर कहीं रेट ही 25 से ऊपर चला जाए तो न लेना न देना।